प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। भारतीय कला, इससे पहले के ही व्याख्यान में मैंने भारतीय मूर्ति कला, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इन ई व्याख्यानों में इससे के पहले मैंने भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत के बारे में बताया था आपको कि किस प्रकार से भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता और के बारे में देखा था, जिसमें हड़प्पा, हरिपुरिया जिसको बोलते हैं वो, और मोहनजोदड़ो, मुर्दू का टीला, तो वहाँ के उत्खननों से प्राप्त हमें विभिन्न प्रकार के मूर्ति शिल्पों के बारे में हमने पढ़ा, सुना। तो ये हमारा प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला के पहला लेक्चर था। अब इसकी आगे की कड़ी को जोड़ते हुए मैं अगले ही लेक्चर में भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में सम्राट अशोक के शिला स्तंभों के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो सम्राट अशोक की समय की कला के उत्कृष्ट उदाहरण जो हैं वो विशाल स्तंभों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो स्तंभ हैं ये संसार के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला के उदाहरणों में से है, और जिसे आज भी सारनाथ का स्तंभ जो है वो भारत स्वतंत्र भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है और मौर्यकालीन कला की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए प्रमुख स्तंभों जिसे अशोक की लाट भी कहते हैं का पता चलता है। तो प्रमुख स्तंभों का जिक्र इस प्रकार है। सारनाथ का स्तंभ जिसे जो कि विश्व प्रसिद्ध है और जिस पर 4 सिंहों का अंकन देखने को मिलता है। सांची का स्तंभ सांची में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ वृषभ वाला शीर्षक है इसका, जिला चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ सिंह के शीर्षक वाला स्तंभ, और निगाली गांव निगाली सागर में स्थित एक दूसरा स्तंभ है। इलाहाबाद स्तंभ, लोरिया अरराज स्तंभ, ये भी जिला चंपारण बिहार में स्थित है। और रुम्बिनी देई स्तंभ अश्वशीर्ष, घोड़े का शीर्ष है इसका। रडिया गांव, ये भी जिला चंपारण बिहार में स्थित है। तोपारा स्तंभ जिला अंबाला से प्राप्त। बसाड़ बाखीरा या कोल्हुआ स्तंभ सिंह के शीर्ष वाला स्तंभ। और सांकीसाम स्तंभ ये हाथी के शीर्षक वाला स्तंभ है। तो अशोक कालीन जो ये स्तंभ है भारतीय मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं, जो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित उनके विचार टंकित करवाए थे। अधिकांश स्तंभ जो है चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं, जो लगभग 40 से 50 फीट ऊंचे हैं। स्तंभों का निर्माण केवल 2 भागों में ही किया गया है, जिसमें पहला है समूचा गोल लाट और दूसरा है परगहा। तो इनके ऊपर वाले भाग में सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है। इन संपूर्ण स्तंभों पर ऐसी चमकदार पालिश अथवा ओब की गई है जैसे मानो कोई न कोई नई कलाकृति हो। वस्तुतः यह ओब अथवा पालिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की अपनी एक निजी विशेषता है, जो बाद की मूर्तिकलाओं में हमें देखने को नहीं मिलती है। स्तंभों की रचना, और स्तंभों की रचना में एक ऊंची डंडी पर उस पर शीर्षक लगाया जाता है, और इस लाट की ऊंचाई 40 से 50 फुट जैसे पहले की बताया था मैंने होती है। स्तंभ के नीचे पेंदी भरी पत्थर की चौकी में छेद काट कर जो है वो फंसाई जाती थी। लाट के ऊपर पशु की आकृति का शीर्षक है, जिन पर आजाने पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी। अश्व, सिंह और वृषभ और गज ये मूर्तियां स्तंभों के शीर्ष पर लगाई जाती हैं।
अब आता है अशोककालीन स्तंभों की बनावट। इन स्तंभों के लाट गोल व नीचे से ऊपर तक उतार चढ़ाव है, जिनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है और इनका जो वजन है 12 से 1200 मन तक होता है। स्तंभों के ऊपर के परगहे के 5 भाग किए जाते हैं, जो इस प्रकार बताए हैं। शीर्ष चौकी के ऊपर एक या अधिक पशुओं की मूर्तियां बनी रहती हैं। मेखला, यह एक हरी व दोहरी बनी होती है, जो लाट के ऊपर ठीक ऊपर पहले आती है। बैठकी, मेखला के ऊपर उल्टे कमल की आकृतियां, जिसकी पंखुड़ियों की अलंकारिक आकृति को बैठकी या घंटाकृति कहते हैं। कंठा, बैठकी के ऊपर फिर कंठा बना होता है। अगला है चौकी, कंठे के ऊपर गोलाकार या चौकोर आकार की चौकी बनी रहती है। मेखला व कंठे पर मनकों अथवा डोरी का उभारदार अलंकरण किया हुआ रहता है। इसके ऊपर की चौकी पर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई गई हैं। अधिकांशतः सिंह, बैल, घोड़े अथवा हाथी का अंकन देखने को मिलता है। लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ की चौकी उभारदार उड़ते हुए हंस अंकित किए गए हैं तथा सिंह पर सिंह बनाया गया है। रामपुरवा के दूसरे स्तंभ शीर्ष पर बेल की आकृति है। इसके नीचे गोलाकार चौकी पर कमल पुष्पों व कलिकाओं का सुंदर अलंकरण किया गया है। वर्तमान में यह शीर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में दर्शनीय है। नेक्स्ट आता है आपका सारनाथ का स्तंभ। वस्तुतः इन स्तंभों की कला उत्तरोत्तर विकसित होती हुई सारनाथ के स्तंभ पर अपने आप को चरम में प्राप्त हुई है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोककालीन मूर्तिकला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है, जिसके चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों की ओजपूर्ण मूर्तियों की विश्व प्रसिद्ध कला के कारण इन्हें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह होने का गौरव प्राप्त है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईसा पूर्व से 282 ईसा पूर्व के मध्य स्थापित किया गया है। इस स्तंभ का परगहा पूरी तरह से सुरक्षित है, किंतु इन पर बनी हुई सिंह आकृतियों के ऊपर एक धर्मचक्र रखा हुआ था, जो अब नष्ट हो चुका है। इसकी गोल चौकी पर 4 धर्मचक्र बने हुए हैं। उनके बीच बीच में 4 पशु, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल अंकित है, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए बनाए गए हैं। ये चारों पशु मूलतः भारतीय और प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। सिंह, शेर जो है वो शौर्य और निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। गज, हाथी, चातुर्य, विचारवान और ऐश्वर्य का प्रतीक है। बैल, भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। घोड़ा, राज्य के विस्तार का प्रतीक है। इस चौकी के ऊपर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों की बड़ी ही ओजवान आकृतियां हैं, जो अत्यंत दर्शनीय है। विश्व की कला में इतना सजीव और प्राणवान अंकन देखने को कम ही मिलता है। सिंहों के शरीर के प्रत्येक भाग का अंकन बड़ी कुशलता से किया गया है। कल्पना और वास्तविकता के सुंदर समन्वय ने इन्हें संसार के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्पों के समकक्ष ला दिया गया है। ये चारों शेर जो हैं वो पीठ से पीठ मिलाए हैं। वर्तमान में यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में संग्रहित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारनाथ के स्तंभ के बारे में बात है। इसके अतिरिक्त अशोककालीन मूर्तिकला के उदाहरण हमें कई स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्रतिमाएं उड़ीसा, पटना, वाराणसी, मथुरा, विदिशा, कुरुक्षेत्र आदि देश के विस्तृत भूभागों से प्राप्त हुई। पहला है बोध गया का वज्रासन। बोध गया में एक बलुए पत्थर का वज्रासन पाया गया है, जिस पर मौर्यकालीन उबदार पॉलिश है। चौकोर आसन का तल तराशे गए तिकानों से
तथा इसकी अगली किनारी हंस तथा मुचकुंद पुष्पों से अलंकृत है। यह कलाकृति पुरातत्ववेत्ता कनिंघम को पुरातत्व खुदाई में प्राप्त हुई थी। धौली चट्टान का हाथी। उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान की चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है और इसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी को उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उदाहरण है। कालसी शिला प्रज्ञापन का हाथी। कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन उकेरा गया है, जिसके पैरों के बीच ब्राह्मी लिखी में लेख उत्कीर्ण है, गजतमे अर्थात सर्वश्रेष्ठ हाथी। विद्वानों के मतानुसार यह श्रेष्ठ हाथी बुद्ध का प्रतीक है, जिसे उसकी माता माया देवी ने स्वप्न में आकाश से प्रकट होकर अपनी दाई कुक्षी में समाते देखा। नेक्स्ट है वेसनगर के स्तंभ शीर्ष। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 2 स्तंभ शीर्ष मध्य प्रदेश के वेसनगर से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक स्तंभ शीर्ष कल्प वृक्ष के रूप में तो दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया है। कल्प वृक्ष से वस्त्राभूषणों को लटकते एवं नीचे सिक्कों से भरे थैले दर्शाए गए। नेक्स्ट आता है आपका यक्ष प्रतिमा है। हमें बहुत सारे अशोककालीन स्वतंत्र मूर्तियों के रूप में यक्ष मूर्तियां प्राप्त होती है, जिन्हें लोकशैली में रूप में रखा जाता है और इनको लोकशैली में इसलिए इसको लोकशैली में रखा जाता है क्योंकि इन्हें राज्य शैली में नहीं रखा जाता है और ये लोक देवी देवताओं के रूप में भी पूजनीय, इसलिए इसे लोकशैली के रूप में रखा जाता है। शक्ति और शौर्य का प्रतीक होती है। प्रमुख इस प्रकार है। मथुरा जिले के परखम यक्ष से प्राप्त यक्षी की मूर्ति। इसकी चौकी पर लेख के अनुसार इसे निबद्ध की संख्या दी गई है। मथुरा जिले के बोराद गांव से प्राप्त यक्ष। मथुरा जिले के झींग नक्का नगरा ग्राम से प्राप्त मनसा देवी यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। भरतपुर जिले के नोट ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति। वेसनगर भोपाल से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, जिसका नाम स्थानीय नाम जो है वो तेलिन है। महरौली प्राप्त यक्षी। पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामरग्राणी यक्षी प्रतिमा, जिस पर मौर्य शैली की चमक प्राप्त हुई है। आदि स्वतंत्र मूर्तियां विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। इनमें से जो है वो पटना से प्राप्त दीदारगंज की ओपदार चामरधारिणी की मूर्ति, जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में स्थित है, संग्रहित है। अशोककालीन मूर्तिकला का ये उत्कृष्ट और अद्वितीय उदाहरण है। इस मूर्ति में अशोककालीन मूर्तिकला की परिपक्वता दिखाई देती है। यह मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, जिसे कोर कर मतलब चारों ओर से काटकर, चारों ओर से तराश कर बनाया गया है। उस समय की इस प्रकार की मूर्तियां राजप्रसादों में साज सज्जा के लिए रखी जाती थी। इस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग सुडौल भरे हुए गोलाई युक्त है। साथ में इसमें सौष्ठव लालित्य के दर्शन होते हैं। इस मूर्ति के दाहिने हाथ में चंवर है। केश राशि इसकी जो है वो गुथी हुई है। हाथ की कलाई में चूड़ियां तथा कंगन है। गले में मोतियों का 2 लड़ा हार पहना हुआ है। कमर में 5 लड़ियों वाली करगनी तथा पैरों में मोटे मोटे कड़े पहने हुए हैं। मूर्ति के अधोभाग में वस्त्र की चुन्नटों को दिखाने के लिए लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। दीदारगंज की इसी यक्षिणी की मूर्ति में भारतीय नारी सौंदर्य को मूर्तिमान करने में शिल्पकार पूर्ण रूप से सफल रहा है। विशेषताएं। मौर्य काल में काष्ठिक स्थान पर पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया गया है और इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता इसमें बारीकी बहुत है, समानता है और भद्दापन नहीं पाया जाता। मूर्तियों में यथार्थता का पालन किया गया और नारी में सौंदर्यता का पूरा पालन किया, जिसमें मातृत्व का भान होता है। और मौर्य की एक और प्रमुख विशेषता धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाई गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन PDF नोट्स को पढ़ते रहें, आप ई लेक्चर को सुनते रहें और आपने असाइनमेंट और जो सबमिशन है वो पूरा करें। आपका समय बहुत कम है
और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे बात करें, कोशिश करूंगा आपकी पूरी शंकाओं को समाधान करने की। धन्यवाद।